यदि मुगल भारत में बाहर से आए थे और वह विदेशी थे, तो आर्य भी तो भारत में बाहर से आए थे, तो वह स्वदेशी कैसे हो गए? वास्तव में आर्यों और मुगलों दोनों का भारत में आगमन बाहरी था, लेकिन उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक प्रभावों के कारण उनके भारतीय समाज में समावेश की प्रक्रिया अलग-अलग थी। आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन भारत में लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। उन्होंने यहाँ की संस्कृति में धीरे धीरे समावेश किया और उनका प्रभाव स्थानीय समाज में मिश्रित हो गया। आर्यों के आने के बाद यहाँ पर वेदों और प्राचीन ग्रंथों का विकास हुआ, जिनसे भारतीय धर्म, संस्कृति और जीवन पद्धति का आधार बना। समय के साथ वे यहाँ के स्थायी निवासी बन गए और स्थानीय समाज का एक हिस्सा बन गए। उनका प्रभाव इतना गहरा था कि उन्हें भारत की सांस्कृतिक धारा में स्वदेशी रूप में देखा जाने लगा। मुगलों का आगमन। मुगल भारत में लगभग 16वीं शताब्दी में आए। उन्होंने यहाँ पर एक संगठित साम्राज्य की स्थापना की और सत्ता में बने रहने के लिए सैन्य और प्रशासनिक शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने भी स्थानीय संस्कृति में योगदान दिया और भारतीय समाज में वास्तुकला, कला, संगीत और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन चूंकि मुगल साम्राज्य की स्थापना और उनकी भाषा, संस्कृति आदि में विदेशी प्रभाव अधिक था, इसलिए उन्हें एक समय तक बाहरी रूप में देखा गया। इसके बावजूद समय के साथ उन्होंने भी भारतीय समाज के एक अभिन्न अंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया और उनके वंशज यहीं के नागरिक बन गए। मुख्य अंतर्भाव यह है कि आर्यों के आगमन के बाद वे भारत की संस्कृति के बुनियादी हिस्से बन गए और धीरे धीरे स्थानीय संस्कृति के साथ इस तरह से घुल मिल गए कि उन्हें स्वदेशी के रूप में देखा जाने लगा। वहीं मुगलों के समय तक भारत की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संरचना पहले से ही काफी हद तक स्थिर हो चुकी थी और उनके आगमन को साम्राज्य विस्तार के रूप में देखा गया, न कि सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में। अभी न थोड़ा और पीछे चलते हैं कि ये माना हुआ फैक्ट है कि अफ्रीका से होमो सेपियंस निकले और पूरी दुनिया में फैले। उन्होंने भी शायद लड़ाई करके ही और मानव प्रजातियों को उनके क्षेत्र से निकाला। तो फिर आपके लॉजिक से चले तो ये क्षेत्र किसी का तो छोड़ो, होमो सेपियंस का भी नहीं है। अब ये सवाल का जवाब है सभ्यता। मानव ने निरंतर विकास किया और उन्होंने स्थान विशेषों पर सभ्यता विकसित की और उस स्थान को देश बनाया। भारत के क्षेत्र में जो सभ्यता थी, जिसे आज सरस्वती सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं, वो यहीं के लोगों ने विकसित की थी और सनातन सभ्यता के रूप में आज भी ये जीती जागती सभ्यता है। इसलिए इस सभ्यता के योगदानकर्ता ही इस देश के असली हकदार हैं, कोई और नहीं। रही बात आर्यन इन्वेजन थ्योरी की, तो ये एक बेसलेस थ्योरी से ज्यादा कुछ नहीं, जो भारत को तोड़ने के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। सरस्वती सभ्यता में मिले स्वास्तिक, पशुपति सील, योग, बैल, मातृदेवी आदि की पूजा आज भी सनातन धर्म का हिस्सा है। ये सबूत नहीं तो क्या है फिर? पहले बोला कि घोड़े नहीं थे, बाद में घोड़े के अवशेष भी मिले और फिर कहा रथ नहीं थे, हथियार नहीं थे, बाद में वो भी मिल गए। बोले कि डीएनए का प्रूफ है। बाद में राखीगढ़ी में जांच में मिला कि पिछले 12,000 सालों में कोई मेजर चेंज डीएनए में नहीं हुआ, जबकि आर्यन थियरी के हिसाब से तो 1500 बीसी के आसपास डिसरप्शन होना चाहिए था। अरे अब तो बंद करो ये फर्जी थ्योरी का ज्ञान देना।